हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। सेकेंड लेक्चर में मेरी एमटीपी का सेकेंड लेक्चर है ये। कल पहला लेक्चर दिया था और जिसमें हमने एमटीपी का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, यूनिट 1 का पहला टॉपिक दैट इज पढ़ा था हमने कि मॉनेटरी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। ठीक है, कितने तरीके के मॉनेटरी स्टैंडर्ड्स होते हैं। लेट मी टेक दिस वन सेकंड। मॉनेटरी स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो हमने कल ये पढ़ा था। फिर उसमें हमने टाइप ऑफ मॉनेटरी स्टैंडर्ड पढ़ा था, जिसमें था आपका मोनोमेटालिज्म, बायोमेटालिज्म और पेपर करेंसी स्टैंडर्ड। देन मोनो क्या होता है, बाय, पेपर, करेंसी, तीनों का मतलब एक एक करके पढ़ा था। देन मोनो में कितनी करेंसीज का इस्तेमाल होता है और बाय में कितना होता है, पेपर में क्या होता है। ठीक, ये ऑलमोस्ट कल के लेक्चर में हमने इन ब्रीफ जो है वो क्लियर। कोई डाउट होगा किसी को तो मुझसे पूछ लेगा, और इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन भी मैंने दिया है तो प्लीज आप लोग को कर लीजिए। अब आज का जो लेक्चर 2 का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राइस मूवमेंट सिंस इंडिपेंडेंस। सॉरी, आज का जो टॉपिक है वो है प्राइस मूवमेंट सिंस इंडिपेंडेंस। ठीक, अब देखिए, हमने मॉनेटरी स्टैंडर्ड के बारे में पढ़ा। देन उसके कितने हमारे टाइप्स होते हैं। फिर इसी के साथ जो यूनिट 1 में कनेक्टिंग आपका आता है वो आता है प्राइस। ठीक, यानी कि इंडिपेंडेंस के टाइम से लेके अब तक कितना ज्यादा क्या क्या प्राइस में मूवमेंट। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमारे कंट्री में प्राइस जब भी वर्ड आएगा ना, जब भी ये प्राइस आपको वर्ड दिखेगा तो समझ लीजिएगा कि इसमें ना कभी भी ना डिक्रीज कभी नहीं हुआ है प्राइस। ठीक है, प्राइस कभी भी डिक्रीज नहीं हुई है, प्राइस हमेशा इंक्रीजिंग में ही रहे, कभी भी प्राइस डिक्रीज नहीं हुआ। ठीक, तो यानी कि जैसे जैसे टाइम पास हुआ है इंडिपेंडेंस लेके अब तक और करंट सिचुएशन में भी प्राइस में हमेशा एक इंक्रीमेंट ही हुआ है। प्राइस ना हमेशा इंक्रीज हुआ है, प्राइस कभी डिक्रीज नहीं हुआ। ठीक, तो ये था। आगे देखते हैं, ब्रीफ हिस्ट्री थोड़ी सी है, देख लेते हैं इसको। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये थोड़ा सा डाटा बेस है। मतलब जो हिस्ट्री है वो आपकी डाटा बेस है, बट ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। तो ये द इंडियन करेंसी हैज विटनेस अ स्लिपरी जर्नी सिंस इंडिपेंडेंस। स्लिपरी जर्नी का मतलब होता है कि एक स्लिप में, ठीक है, एक स्लिप में रही है। मेनी जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैव अफेक्टेड इट्स मूवमेंट इन द लास्ट 66 years. When India got freedom on August 15, 1947, the value of the rupee was on a par with the American dollar. There was no foreign borrowing on India's balance sheet. ठीक है, यानी कि पहला जब आया हमारा करेंसी इंडिपेंडेंस के टाइम से, तो जो जर्नी रही वो बहुत स्लिपरी रही। स्लिपरी का मतलब क्या होता है, स्लिप का मतलब क्या होता है, फिसलना, मतलब डिक्लाइन। जो करेंसी की जो सिचुएशन है वो बहुत ही डिक्लाइनिंग रही है। देन सेकेंड पॉइंट में ये कह रहा है कि जब से इंडिपेंडेंस के जब मिली इंडिया को, तो उसके बाद से जो हमारे यहाँ ना किसी तरीके की कोई वो नहीं थी, मतलब करेंसी, हमारे यहाँ करेंसी का स्टॉक नहीं था। और जो हमारे कंट्री का बैलेंस शीट था ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ लोन ही चल रहा था, सिर्फ लोन पे था। कोई भी किसी तरीके की कोई हमारे पास ना स्टॉक में करेंसी नहीं थी। Then, to finance welfare and development activity, especially with the introduction of 5-year plan. फिर क्या हुआ, 1951 में प्लानिंग कमीशन आया। ठीक है, 1951 में प्लानिंग कमीशन आई, जिसने 5-year प्लान का सीन लेके आया, 5-year प्लान को लेके आया। ठीक है, जिसमें क्या था, हर 5 साल पे प्लान, हर 5 year के लिए प्लान बनते थे, और 6th year में उस प्लान का इवैल्यूएशन हुआ करता था। देन जब 5-year प्लान आया, तब गवर्नमेंट ने क्या स्टार्ट किया, एक्सटर्नल बोरोइंग, क्योंकि उसके पहले तो कोई नहीं थी। तो जब 5-year प्लान आया, तब गवर्नमेंट ने बाहर से लोन लेना शुरू किया, और तभी पैरेलली बाहर से इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। देन 5-year प्लान के बाद ही हमारी 1991 की पॉलिसी आई थी, जिसमें क्या हो गया था, एलपीजी का मतलब एलपीजी की जो है वो शुरुआत हुई, बहुत ही बाद में आई, बट इसके बाद से ही 5-year प्लान के बाद से इनिशिएटिव लिया गया। देन आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिया हैड चोजन टू अडॉप्ट अ फिक्स्ड रेट करेंसी,
इंडिपेंडेंस के पहले कोई फिक्स रेट, बहुत फ्लक्चुएशन हुआ करते थे करेंसीज में, रेट ऑफ एक्सचेंज में बहुत फ्लक्चुएशन हुआ करते थे। मतलब जब दो करेंसीज आपस में एक्सचेंज करती थी तो जो रेट थे वो फिक्स नहीं थे, ठीक है, कभी बढ़ रहे थे कभी घट रहे थे, एक फ्लक्चुएशन की सिचुएशन थी। तो इंडिपेंडेंस के बाद से क्या हुआ है, ये जो फ्लक्चुएशन की सिचुएशन को सुधार हुआ है और फिक्स्ड रेट रिजाइम्स, फिक्स्ड रेट करेंसी अडॉप्ट किया गया। The rupee was pegged at 4.79 against a dollar, एक अमाउंट है डॉलर में, मतलब 4.79 डॉलर 1948-1966 के करीब हुआ था। नेक्स्ट, टू कॉन्जिक्यूटिव वॉर ऑन वन विद द चाइना। अच्छा, 1962 में वॉर हुए थे चाइना 1962 में और पाकिस्तान के साथ 1965 में, रिजल्टेड इन अ ह्यूज डेफिसिट ऑन इंडियाज बजट, फोर्सिंग द गवर्नमेंट टू डीवैल्यू द करेंसी। मतलब वॉर हुई तो ऑब्वियसली इंडिया बजट हर चीज डेफिसिट हो गया और इतनी बुरी तरीके से डेफिसिट हो गई कि जो वैल्यू थी ना वो पूरी तरीके से डिक्लाइन, ठीक है, 7.57 के बराबर आ गई यूएस डॉलर। The rupee linked with the British currency was broken in 1971 and it was linked directly to the US dollar. उसके बाद क्या हुआ ना, ब्रिटिश के जो करेंसी थी यूरो, उससे हटा के क्या किया गया, यूएस डॉलर से किया गया। In 1975, value of Indian rupee was pegged at 8.39 against a dollar. In 1985, it was further devalued to 12 against a dollar. मतलब एक ही सीक्वेंस बताया गया कि कैसे कैसे जो है वो डिक्लाइन की है, मतलब कैसे कैसे जो है डिक्लाइन करते गया है, ठीक। तो दैट इज, अच्छा यही सारे पॉइंट्स इसमें लिखे हैं, देख लेते हैं एक बार। In 1991, India faced a serious balance of payment crisis and was forced to sharply 1991 में जब हमारी एलपीजी आया ना, जब एलपीजी का इवोल्यूशन हुआ तो क्या हुआ, बहुत ज्यादा डिफ्लेशन यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में बहुत ज्यादा गिराव महसूस हुआ, मतलब फील महसूस करें, बहुत ज्यादा गिराव, मतलब बहुत ज्यादा क्राइसिस दिखे बैलेंस शीट, बैलेंस ऑफ पेमेंट के शीट में, जिसमें क्या हो गया कि फॉरेन रिजर्व, मतलब बाहर के रिजर्व्स भी इतने सफिशिएंट नहीं थे कि वो जो है 3 हफ्ते का इंपोर्ट, मतलब बाहर के रिजर्व्स जो कंट्री के बैलेंस ऑफ पेमेंट में शो हो रहे थे वो उतने भी नहीं थे कि इंपोर्ट 3 हफ्ते के इंपोर्ट का पैसा दिया जा सके, मतलब इट वाज दैट मच ऑफ लेस, इतना कम था। देन 1993 में क्या हुआ, 1993 लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट था, क्यों ईयर था बताती हूँ, क्योंकि इस ईयर में, this year currency was let free to flow with the market sentiment। अब देखिए क्या किया गया था ना सबसे पहले, यानी कि किस ईयर में, देखिए किस ईयर में जी, 1948 यानी आफ्टर इंडिपेंडेंस के 1 साल बाद क्या किया गया ना कि फिक्स्ड एक रेट बना दिया गया था, ठीक है, फिक्स जो है, फिक्स्ड रेट जो है वो बनाया गया था किसका, करेंसीज का। करेंसीज के में जो एक्सचेंज होगा वो क्या किया गया, फिक्स्ड रेट पे किया जाएगा, जिसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम हो गई कि फॉरेन रिजर्व्स भी कम पड़ गए, इनफैक्ट इतने कम पड़ गए कि जो रिजर्व का जो अमाउंट था वो इम्पोर्ट के 3 हफ्ते के बराबर था, ठीक है, इंपोर्ट के सामान पे जो हम पेमेंट करते उसके 3 हफ्ते की इक्वल था। तो इस चीज को देखते हुए क्या किया गया, 1993 में बोला गया कि हम किसी तरीके का कोई भी रेट फिक्स नहीं करेंगे, जैसा मार्केट में डिमांड और सप्लाई चल रहा होगा, ठीक है, जैसा ये जो आपका डिमांड और सप्लाई होता है, डिमांड एंड द सप्लाई, तो बोला गया जैसा मार्केट में डिमांड और सप्लाई चल रहा होगा हम उसी के हिसाब से क्या करेंगे, करेंसी का फ्लो रखेंगे। अब इसके साथ क्या हुआ कि with provision of intervention by the central bank under the situation of extremely volatility this year currency, अब इस ईयर में 3.17 का डिवैल्यू हुआ। देन रूपी का ट्रेड शुरू हुआ 40 to 52,000 से 2010 तक पैसों की ट्रेडिंग शुरू हुई। देन और धीरे धीरे अब क्या होने लगा, वो इंक्रीज होने लगा 39 in 2007। देन इंडियन ग्रेजुअली डेप्रिशिएटेड सिंस द ग्लोबल 2000 पे, एक 2008 में इकोनॉमिक क्राइसिस जो आया उसमें डिक्लाइन हुआ, और देन लिबरलाइजेशन के आने की वजह से जब एलपीजी 1991 में आया था तो उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा, और इम्पैक्ट ये पड़ा कि थोड़ी सी फॉरेन ग्लोबलाइजेशन के थ्रू क्या हो गई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुई तो थोड़ा सा इकोनॉमी जो है वो बूस्ट अप। अब ये तो आपका था पास्ट सिनेरियो, प्रेजेंट सिनेरियो क्या था इसमें, in the week gone by, the Indian rupee extended fall to a new low of 65.50 to the dollar as heavy demand from importer along with the weak domestic quality continued to weigh on sentiment।
ये क्या हुआ, इंडियन रुपी क्या हुई, फॉल हुई 65.50 से। वीकनेस भी देखी गई फेडरल रिजर्व मिनट में, जो कि हिंट किया यूएस ने tapering stimulus as early as next month. Moreover, continuing its slide, the rupee also made all-time low against British pound, 102 mark on local bourses. The British pound has become the first major foreign currency to cross. इसमें यहाँ पे ये important point है, ध्यान दीजिएगा। ब्रिटिश जो थे, ब्रिटिश है, वो जो बना वो पहला मेजर करेंसी बना जो 100 लेवल ऑफ अगेंस्ट रुपी, मतलब 100 लेवल अगेंस्ट रुपी, मतलब 1 रुपी के बराबर 100 लेवल जो है उसने इंक्रीज किया था, वो ब्रिटिश पहला बना। However, step taken by RBI and the government to curb volatility, the exchange rate had little, और मतलब उसके बाद RBI ने सोचा कि भाई थोड़ा सा क्या करते हैं, जो इंक्रीज और डिक्रीज हो एक्सचेंज रेट में उसको कम करने की कोशिश करते हैं, हालांकि उसका कोई खास असर नहीं है। Then the government is now exploring structural, अब क्या करे गवर्नमेंट, एक्सप्लोर करके किस तरीके से उसके करंट यानी कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के पीओपी के ना दो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है करंट अकाउंट, और एक होता है कैपिटल अकाउंट। ये अगर देखते हो अगर सिलेबस में होगा तो मैं पढ़ा दूंगी, अदरवाइज इसके अलग से वीडियो बना दूंगी। ठीक है, देखिए बीओपी के दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, एक कैपिटल अकाउंट होता है, एक करंट अकाउंट होता है। तो हमेशा से ये कोशिश की गई कि ये दोनों जो है वो इक्वल रहे, और कभी भी ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना वो डेफिसिट मतलब कमी में ना हो। ठीक है, हमेशा बैलेंस ऑफ डेफिसिट जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो हमेशा इक्वल है। बट चूंकि हमारे यहाँ इतना ज्यादा एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन में इतना ज्यादा, कभी प्राइस का बढ़ना कभी प्राइस का घटना, एक्सचेंज मतलब अगर आप डॉलर से करो आप पाउंड से कर रहे हो तो क्या हो रहा है कि वहां पे फ्लक्चुएशंस बहुत हो रहे हैं, हमें कहीं ना कहीं हमारी करेंसी की जो वैल्यू है वो दूसरे के कंपैरिजन में क्या हो रही थी, बहुत डाउन हो रही थी, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट की कंडीशन आ रही है। अभी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, ये एक अंदर टॉपिक है, तो कोशिश करूंगी कि मैं किसी लेक्चर में इसको कवर करवा दूं, बट सब अभी के लिए फिलहाल समझ लीजिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट कंट्री का वो एक शीट होती है, वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट तो नहीं कहेंगे, हाँ शीट कहेंगे, ऐसी शीट होती है जो कि ना कंट्री के जो उनका मॉनेटरी है, कंट्री की जो पैसे से रिलेटेड मॉनेटरी जो स्थिति है ना वो बताती है कि क्या कंट्री डेफिसिट में चल रही है, क्या कंट्री क्या बोलते हैं बहुत ज्यादा सरप्लस में चली, किस तरीके से कंट्री का चल रहा है पूरा इकोनॉमिक कंडीशन, बेसिकली कि कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट बताती है। देन आता है अब कि क्या क्या कॉजेस रहे जिसकी वजह से इंडिया में प्राइस का मूवमेंट रहा है, कॉजेस फॉर द राइज इन प्राइस ऑफ इंडिया। मैंने बताया कभी भी इंडिया में ना प्राइस का जो है वो कभी भी घटा नहीं है, हमेशा ना बढ़ा है। ठीक, हमेशा प्राइस में ना इंक्रीज ही हुआ है, भले ही करेंसी का जो वैल्यू है ना, देखिए दो चीज होती है, एक प्राइस होती है, देखिए एक प्राइस होती है और एक होती है आपकी करेंसी, मतलब करेंसी की, यहाँ करेंसी का मतलब कि करेंसी की वैल्यू की बात कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ करेंसी मीन्स करेंसी की वैल्यू। देखिए प्राइस का मतलब कि मूल्य क्या है, तो वो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर पे। करेंसी का मतलब ये कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल अगर ये आपके पास नोट है 2000 का, ठीक है, अगर आपके पास एक सेकंड, अगर आपके पास नोट है, ठीक है, अगर आपके पास नोट है 2000 का, तो उसको जब हम यूएस, मान लीजिए यूएस डॉलर से, अगर ये डॉलर होता है, सॉरी डॉलर है एंड दिस इज, ठीक है, ये डॉलर है ये रुपये है, तो अगर हम करेंसी का वैल्यू का मतलब ये कि अगर हम इसको रुपये को डॉलर में जब कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमारी जो वैल्यू है करेंसी की वो क्या होती थी, डे बाय डे डिक्लाइन होती थी, मतलब कि रुपये की वैल्यू इतनी कम हो जाती थी कि डॉलर के कंपैरिजन में ना एक्सचेंज हो ही नहीं पाता था। तो वही चीज हमारे इकोनॉमी में भी हुई
क्या होता था कि प्राइस डे बाय डे प्राइस तो बढ़ रहे थे, लेकिन जो करेंसी की जो वैल्यू थी ना वो क्या हो रही थी, वो डिक्लाइनिंग स्टेज पे थी। ठीक, तो यही आपका इसमें भी हुआ, जिसकी वजह से हमारी कंट्री में प्राइस का जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट, मतलब प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई। चलिए आगे आते हैं। अब देखते हैं कि क्या क्या रीजंस रहे टाइम टू टाइम प्राइस के बढ़ने के, मतलब क्यों प्राइस का इतना ज्यादा मूवमेंट रहा, क्यों प्राइस इतना बड़ा है। तो देखिए, सबसे पहला ही यही है कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन में जो ग्रोथ है, जो ग्रोथ इन पॉपुलेशन है, जो पॉपुलेशन में जो इंक्रीमेंट है, वो कहीं ना कहीं बहुत मेजर मेजर वजह रही है प्राइस के बढ़ने की। क्योंकि क्या होता है, जब पॉपुलेशन बढ़ती है, इट मीन्स कि उस पॉपुलेशन को मीट आउट करने के लिए क्या चाहिए होता है, हमें बहुत सारा रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। तो वो जब वो रिसोर्स ही नहीं रह पाते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि कंट्री में कोई पहले 10 यूनिट गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जस्ट एन ए वेरी स्मॉल एग्जाम्पल, कभी कोई एक प्रोडक्ट का, मान लीजिए कोई ए प्रोडक्ट है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए प्रोडक्ट है, तो पहले कभी उस ए प्रोडक्ट में 10 यूनिट प्रोड्यूस हुआ करते थे, ठीक, सडन से क्या हुआ, और तब उसको कंज्यूम करने वाले लोग 20 थे, ठीक है, कोई ए प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ करता था, उसको कंज्यूम करने वाले 20 लोग थे और 10 यूनिट प्रोड्यूस होते। अब क्या हो गया, जब वो पॉपुलेशन बढ़ गई, अब वो 20 से ना, या, तो जो जब रैपिड ग्रोथ हुआ ना, मतलब अब जब वो 20 से 50 लोग हो गए, तो यूनिट तो उतनी ही रहेंगी, प्रोडक्शन तो उतना ही रहेगा। तो अब 20 से 50 लोगों के बीच का जो डिफरेंस है वो कैसे मीट आउट होगा, तो मीट आउट करने का ये तरीका था कि क्या होते थे, इस यूनिट के जो है वो प्राइस को बढ़ा दिया जाए, कि जब यूनिट के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि लोग जो है वो कम कंज्यूम करेंगे। क्यों कम कंज्यूम करेंगे, क्योंकि क्या हो गया भाई, प्राइसेस जो है वो बढ़ गई। तो जब प्राइस बढ़ जाएंगी तो क्या हो जाएगा, लोगों के पास उतना पैसा भी तो रहना चाहिए कंज्यूम करने के लिए। इसलिए कहीं ना कहीं ग्रोथ इन पॉपुलेशन एक बहुत मेजर फैक्टर रहा आपके प्राइस के बढ़ने को लेकर। सेकेंड है इंक्रीज इन इनकम। लोगों की जब इनकम बढ़ती है तो ऑब्वियसली लोगों के पास परचेजिंग पावर, एक पी करके एक चीज होती है परचेजिंग पावर, जब लोगों की इनकम बढ़ती है तो उनके पास उसको खर्च करने की क्षमता भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से प्राइस में बढ़ोतरी होती है। देन डेफिसिट स्पेंडिंग फॉर डेवलपमेंट, मतलब कि गवर्नमेंट के जब डेफिसिट स्पेंडिंग चलती है, डेफिसिट स्पेंडिंग का मतलब होता है जब गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं ना, वो उसके रेवेन्यू के से ज्यादा होते हैं, मतलब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर जब उनके रेवेन्यू से ज्यादा होंगे तो उसको हम डेफिसिट स्पेंडिंग बोलेंगे, डेफिसिट कंडीशन बोलेंगे। देन इंक्रीज इन मनी सप्लाई, यानी कि जो नोट का जो छापने वाली जो करेंसी है ना, वो बहुत जब एक्सेस करेंसी का जो प्रिंट होता है, जब वो बहुत ज्यादा छप जाती है, ठीक है, एक्सेसिव करेंसी जब छप जाती है, उसकी वजह से भी हमारा प्राइस जो है वो बढ़ता है। इनएडिक्वेट एग्रीकल्चर आउटपुट, मतलब कि एग्रीकल्चर में जब प्रोडक्शन अच्छा नहीं होता है, ऑब्वियसली प्रोडक्शन अच्छा नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो है जो सामान है वो बहुत कम, फाइनल आउटपुट जो है वो बहुत कम निकल के आ रहा है। देन इनएडिक्वेट इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मतलब अगेन इंडस्ट्रीज में भी क्या हो रहा है, जो फाइनल आउटपुट निकल के आ रहा है वो क्या हो रहा है, बहुत कम हो रहा है। तो जब इंडस्ट्रीज में भी नहीं फाइनल आउटपुट हमारे पास ज्यादा आ रहा है, एग्रीकल्चर में भी नहीं आ रहा है, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा प्राइस जो है वो बढ़ रहा है। हाई प्राइस इम्पोर्ट, अगर आप बाहर से यानी बाहर की कंट्री से अगर आप ज्यादा सामान मंगवाओगे, ज्यादा महंगे सामान मंगवाओगे, तो ऑब्वियस सी बात है उसको यहाँ पे आप सेल भी महंगे अमाउंट में करोगे, सस्ते अमाउंट में तो करोगे नहीं। जितना आप जितने प्राइस जितना अमाउंट आप मंगा रहे हो, जिस प्राइस में आप मंगा रहे हो, ऑब्वियस सी बात है उतने में आप उसको सेल भी करोगे, उससे ज्यादा में ही सेल करोगे, तो क्या हो जाएगा, हाई प्राइस। ठीक, तो ये था आपका इंक्रीज इन प्राइस, राइज इन प्राइस का मेन, जिसमें हमने कवर किया कि क्या होता है राइज इन प्राइस मूवमेंट, क्या है, ब्रीफ हिस्ट्री, मतलब पुराने समय में क्या था, आज के टाइम में क्या है, और क्या क्या रीजंस रहे हैं राइज इन प्राइस के इंडिया। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पढ़ लेंगे,
देखिए हमने पहले जाना कि प्राइस क्यों बढ़ता है, राइजिंग प्राइस क्यों होता है, उसके बाद हम जानेंगे कि किसके थ्रू हम राइजिंग प्राइस को मेजर कर सकते हैं, मतलब प्राइस इंक्रीमेंट को हम किसके थ्रू मेजर कर सकते हैं, उसके कुछ डिवाइसेस होते हैं, हम वो यानी अपने थर्ड लेक्चर में उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तो बस क्लास आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज का कंटेंट क्लियर हुआ होगा, राइट। आई होप आपको आज का कंटेंट समझ में आया होगा। बाकी इसके आगे सीपीआई और 2 इंडेक्स हम कल के लेक्चर में कवर कर लेंगे। एंड बस आज के लिए इतना ही। देन मिलते हैं हम आपको कल के लेक्चर में, और जो भी इसके रिलेवेंट होमवर्क मैं दूंगी प्लीज आप लोग टाइमली करके इसको सबमिट कर दीजिए। तो बस एंड कर दी हूँ मैं। एंड प्रोबेबली कल के लेक्चर में हम अपना दोनों इंडेक्स खत्म कर देंगे, तो उसके बाद एक टॉपिक बचेगा, उसके बाद यूनिट 1 जो है वो वाइंड अप हो जाएगी। तो चलिए क्लास, थैंक यू, टिल देन बाय एंड टेक केयर।